माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में बीमारी के बाद हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई, जिसके बाद जो है सियासत वो गर्म हो गई है। मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का एक अलग ही दबदबा था। न सिर्फ पूर्वांचल के ज़िलों में बल्कि लखनऊ राजधानी में भी मुख्तार अंसारी की जो हनक थी वो देखने को मिलती थी। क्या कुछ जौनपुर जनपद से मुख्तार अंसारी का कनेक्शन रहा, क्या कुछ राजनीतिक दबदबा यहाँ पे उनका रहा, क्या कुछ ब्यूरोक्रेसी में उनका दबदबा रहा, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एक बार फिर से हसनैन कमर दीपू जी हैं। हम दीपू जी से ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से मुख्तार अंसारी का दबदबा, मुख्तार अंसारी का कनेक्शन वो जौनपुर से रहा है। दीपू जी एक बार फिर से स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है और तमाम अब जो है सियासत जो है गर्म हो गई है। आप 2000 सन से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में बताइए जरा सा, जौनपुर से क्या कुछ का राजनीतिक। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं 2002 की बात बताऊँगा कि मुख्तार अंसारी का जौनपुर से राजनीतिक कनेक्शन बहुत रहा है। यहाँ पर दिनेश टंडन जब चुनाव लड़ रहे थे पहली बार चेयरमैन का, तो यहाँ नवाब साहब के हाथे में उनके प्रचार में आए थे बसपा से, तब वो बसपा में थे। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे कई राजनीतिक दलों का प्रचार करने मुख्तार अंसारी खुद आए हैं और यहाँ नवाब साहब के हाथे में जो है उनकी रैली होती थी। तब उस समय ज़्यादा कोई मीडिया का जमावड़ा नहीं होता था, एक दो न्यूज़ चैनल होते थे रीजनल, और फिर नेशनल चैनल एक दो रहते थे, तो इतना ज़्यादा नहीं, हालांकि अखबार की सुर्खियाँ बनते थे। तो राजनीति में अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का जौनपुर से बहुत पुराना कनेक्शन रहा। उनके प्रतिनिधि भी जौनपुर के ही रहने वाले शाहिद जाफरी साहब थे, यहाँ पे रहते थे। तो और ऐसे नहीं है, यहाँ पे इनके कनेक्शन बहुत है। और यहाँ पे जब कौमी एकता दल उन्होंने बनाया था तो यहाँ पर आए थे। उनके बेटे भी अगर देखा जाए तो 2017 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उनके बेटे भी यहाँ दिनेश टंडन का चुनाव प्रचार करने आए थे, क्योंकि बसपा में थे, तो उनका यहाँ से पुराना कनेक्शन रहा। जहाँ तक इनके लोगों की बात है, तो जब उनकी डेथ की खबर मिली तो यहाँ पे भी लोगों को ये है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला है, क्या है। फ़िलहाल जुडिशरी जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन जौनपुर से उनका पुराना नाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ से मऊ और गाज़ीपुर ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जब भी यहाँ से वो लखनऊ जाते थे तो यहाँ पे कई जगह वो रुकते थे, मिलते थे, जुलते थे। तो उनके लोग यहाँ आज भी मौजूद हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं, जौनपुर से उनका पुराना रिश्ता रहा है। अगर बात करें जिस तरह से गैंगवार हुई ब्रिजेश और उनके बीच जो है, उसके बाद से मुख्तार सिंह का नाम जो है लगातार सुर्खियों में रहा। और अगर 26 जुलाई 2005 की अगर हम बात करें तो उस समय मैं तो पत्रकारिता में नहीं था, लेकिन आप पत्रकारिता में रहे होंगे। तो अब आप जौनपुर के जफराबाद में एक मुठभेड़ होती है और ये बताया जाता है कि ये लोग कृष्णानंद राय की हत्या करने जा रहे थे, शूटर थे, और मुठभेड़ वो लोग मारे जाते हैं, जबकि उसके कुछ दिनों बाद जो है फिर जो है कृष्णानंद राय की हत्या होती है। तो क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था उसके बारे में? देखिए, इसका तो मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि हम लोग उस समय पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम था और तत्कालीन एसपी थे अभय कुमार प्रसाद और यहाँ डीएम थे अनुराग यादव जी। तो हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम में मौजूद थे, तभी एक वायरलेस पे ये हुआ कि कुछ अपराधी को एक कॉलेज गाड़ी पे हैं और बनास की तरफ भाग रहे हैं। तो बदलापुर से ही वायरलेस ही हुआ था। उसके बाद अभय कुमार प्रसाद ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट किया और मुझे याद है कि अजय मिश्रा जो वो चौकी इंचार्ज थे सराय पुख्ता के, वो तमाम अपने लोगों को, अतुल राय थे लाइन बाज़ार में या जफराबाद में कहीं थे वो, तो ये पूरी फोर्स जो है तैयार हो गई। और तैयार होने के बाद एक दूसरे को रोकने के लिए, मतलब किस तरीके से ट्रैक किया जाए, तो ट्रैक करते करते बदमाश फायरिंग करते हुए जफराबाद कस्बे में घुस गए। उनको रास्ता नहीं पता था, तो हाईवे के निकलने में वो जफराबाद कस्बे में चले गए। तो वहाँ जाके वो चौतरफा बदमाश घिर गए। अब जब गिर गए तो उन्होंने कुछ घर के अंदर कुछ लोगों को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद अंदर घुसे और पुलिस लगातार, क्योंकि उस समय यहाँ राजेश कुमार, मुझे याद आ रहा है कि सीओ सिटी थे, उन्होंने लगातार बार बार कहा कि आप सरेंडर कर दो एक दूसरे को, सरेंडर करने को, लेकिन अपराधी लगातार फायर। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ उनके प्रोटेक्शन में जो है वो एक कुछ परिवार को बंधक बनाए थे, तो एक डर भी लग रहा था। घर के अंदर माहौल जो है बना हुआ था, हम लोग उसमें भी थे, गोलियाँ चल रही थी, लेकिन अचानक से जब गोलियाँ बंद हुई तो शांत हो गया माहौल। जब हम लोग अंदर गए तो देखा दो बदमाश मरे पड़े थे, उनके पास से काफ़ी असलहे मिले और जब उनकी गाड़ियाँ, कॉलेज गाड़ी की तलाशी लगी तो उसके अंदर पुलिस की वर्दियाँ मिली और कई ऐसे एविडेंस मिले, जिससे बाद में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो बनारस जो है कृष्णानंद राय जो विधायक है, उनकी हत्या करने के इरादे से ही जा रहे थे। और इसको लेकर के तमाम नाम आया कि नहीं, इस घटना के पीछे मुख्तार अंसारी की ये शूटर, उसमें कहा गया कि संजीव युवा है और एक विजय बहादुर लखनऊ मलियाबाद का रहने वाला था। तो संजीव युवा की पहचान हुई कि संजीव युवा मुठभेड़ में मारे
मारे गए हैं दोनों लोग। लेकिन जब संजीव युवा के भाई आए तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। तब सवाल उठा कि ये व्यक्ति कौन है जो दूसरा व्यक्ति मारा गया। आज तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने तमाम कोशिश की, तमाम इश्तिहार तमाम चैनल्स पे चलाए, लेकिन उस दूसरे व्यक्ति की आज तक शिनाख्त नहीं हो पाई और उस फाइल को बंद कर दिया गया। लेकिन इस बात से प्रमाण ये मिले कि वो जो थे शूटर्स थे, वो बनारस जा रहे थे किसी की हत्या करने। बाद में इन्वेस्टिगेशन में आया कि वो कृष्णानंद राय जो विधायक थे, उसके इस घटना के महीनों बाद फिर कृष्णानंद राय जो विधायक थे उनकी हत्या हुई। तो इसमें नाम मुख्तार अंसारी का आया था। ऐसे आया था कि कुछ एसपी ने उस समय तत्काल कहा कि नहीं ये है तमाम 120 में मुकदमा है, लेकिन किन्हीं कारणों से क्या वजह थी कि 120 में उनका मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, नाम वो मुझे यहाँ तक याद है कि अमर उजाला में फ्रंट पेज पे खबर भी छप गई थी। उस समय यहाँ पे कैलाश सिंह जी यहाँ पे ब्यूरो प्रमुख थे, उन्होंने उनके जो पत्रकार थे उन्होंने एसपी का वो बयान छाप भी दिया था। लेकिन आप सोचिए कि इतना राजनीतिक रसूख उनका था कि एकाएक ये सारी चीज़ को ख़त्म कर दी गई। तो राजनीतिक संरक्षण तो उनको मिला, चाहे बसपा से मिला हो, चाहे सपा से मिला हो, किसी भी दल, भाजपा को छोड़ के अन्य सभी दलों से उनको राजनीतिक संरक्षण मिला। तो आज जब ये घटना हुई है तो इसको लोग जौनपुर से इसको जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं कि यहाँ पे ऐसे हुई थी। उस वक्त जिस बहादुरी से, जिस कंडीशन से गाँव वाले ने ये किया था, वहाँ पर जो स्थानीय नागरिक तो उसने लाइसेंसी अपनी बंदूक निकाली थी, तो वो लाइव मुठभेड़ हम लोगों ने देखी थी। तो उसका और यही नहीं, यहाँ तक कहा गया था कि दोनों जो अपराधी थे एक दूसरे को, उन्होंने यहाँ तक कि सिम कार्ड भी वो खा गए थे। आप दोनों अपराधी दोनों सिम कार्ड जो दोनों खा गए जी, इस तरीके से कोई एविडेंस ना मिल सके, तो ये बड़ी बात है। मतलब आप कहिए तो ऐसे ऐसे शूटर्स उनकी गैंग में थे, तो आप समझ लीजिए कि कैसा था। जिस तरह से फिर कृष्णानंद राय की हत्या होती है और मुन्ना बजरंगी का नाम आता है। मुन्ना बजरंगी वो भी जौनपुर के रहने वाले, तो मुन्ना बजरंगी मुख्तार जौनपुर ये कनेक्शन जुड़ जाता है। बिल्कुल, देखिए जहाँ तक मुन्ना बजरंगी की बात है तो वो 5 पास था, 5 के बाद वो 6वीं क्लास पे नहीं है, और यहाँ पूरे दयाल कैसेरू सुरेरी थाना है, वहीं का रहने वाला मुन्ना बजरंगी था। तो मुन्ना बजरंगी का दौर आपराधिक जो छोटे से मुकदमे से हुआ था, धीरे धीरे वो मुख्तार अंसारी गैंग में चले गए। तो जब वो मुख्तार अंसारी गैंग में चला गया तो उसके बाद आप समझिए कि जराइम की दुनिया में यहाँ पर रामपुर में 13 हत्याकांड हुआ था। उसमें उसका नाम है AK-47, उस दौर में चली थी। तब मारुति वैन हुआ करती थी, तो मारुति वैन से जब मतलब गोलियों की तड़तड़ा रामपुर 13 हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय पूरा प्रदेश दहल गया था। और यही नहीं, एक कहानी ये भी आती है कि जो मुन्ना बजरंगी के गुरु थे उन्होंने कहा था कि देखो फलां आदमी को ऐसे मारना ताकि मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दे। तो मुन्ना बजरंगी ने जेल के बाहर, उनके गुरु जेल में बंद थे, जेल के बाहर हत्याकांड को अंजाम दिया था, जौनपुर जेल के बाहर, और आवाज़ सुनाई दी थी। और यही नहीं, पुलिस की कार्रवाई तक वो लेके चला गया था। तो ऐसे ऐसे अपराधी काम करते थे। और उसके बाद से मुन्ना बजरंगी का इनकाउंटर जब दिल्ली में हुआ था, उसके बाद से मुन्ना बजरंगी ये हुआ था कि इनकाउंटर मारा गया। लेकिन अचानक से पता चला कि नहीं, वो सांसें चल रही हैं। फिर मुन्ना बजरंगी वापस आया। वो वापस आने के बाद तमाम उन्होंने, उसके बाद वो फरार हो गए। इनाम जब 5 लाख का, 12 लाख का, यही कृष्णानंद राय की हत्या जब हुई तो अचानक से फिर मुन्ना बजरंगी का नाम आ गया कि इस घटना को अंजाम, जो मॉडस ऑपरेंडी रहती थी कि AK-47 और एक साथ इतनी गोलियां इतने राउंड में अगर कोई चला सकता है तो इस देश के अंदर एक शख्स है, वो है मुन्ना बजरंगी। इसी थीम को लेकर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मुन्ना बजरंगी फरार चल रहा था उस समय। तो जब इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, जब जाँच एजेंसियाँ काम करने लगी कि जो मॉडस ऑपरेंडी कृष्णानंद राय की हत्याकांड की थी, 400 राउंड गोलियाँ, तमाम AK-47 अत्याधुनिक वो इस्तेमाल करना, तो जब ये वो तो पुलिस की जांच जब बड़ी बड़ी एजेंसियाँ लगी तो ये लगा कि सिर्फ तो उसमें फिर मोस्ट वांटेड मुन्ना बजरंगी हो गया। 5 लाख का इनाम घोषित हो गया। आप समझिए कि उसके बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में तमाम ये चीज़ होंगे, कौन है कैसे है। तो मुन्ना बजरंगी का अचानक से ना, फिर आप देखिए कि मुन्ना बजरंगी अचानक से सरेंडर करता है पुलिस की, वो उसके बाद मुन्ना बजरंगी की भी हत्या हो जाती है। तो राजनीति में आप देखिए, राजनीति में आने के बाद चाहे कुछ जराइम की दुनिया का एक है, अंत तो बहुत बुरा होता है। आखिर में आपने देखा, चाहे किसी भी हो, हम क्या ये नहीं कहते कि क्या है कि देखिए अपराधियों की कोई जात धर्म नहीं होती। एक आप समझ लिए, आप देखिए अगर जात धर्म होती तो मुख्तार अंसारी जो कि विधायक भी रहे हैं, उनके आप देखिए तो उनके साथ कौन कौन काम करता था। संजीव युवा कौन था आप जान रहे हैं, मुन्ना बजरंगी कौन था। तो ऐसा नहीं है, बड़े बड़े नाम कनेक्शंस रह रहे, आप हिम्मत कि उसमें मुस्लिम से ज़्यादा और जातीय धर्म के लोग रहते हैं। तो अपराधियों को कोई जात धर्म नहीं होता है। अपराधियों को एक काम होता है कि वो अपने काम को अंजाम दे, अपनी वो। जहाँ तक राजनीति में आप सोचिए, मुन्ना बजरंगी की पत्नी जो है चुनाव लड़ी सीमा सिंह,
2 बार मड़ियाहू से चुनाव लड़ी, दोनों बार उनको हार हुई। उसके अंदर आप देखिए ख़ास तौर पे मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग आते थे, आकर के मदद करते, प्रचार प्रसार भी करते थे, खुल के नहीं करते थे। कौमी एकता दल तब तक बनी थी, मेरी खुद की मुलाकात उस समय हुई थी, कई लोग आए थे। तो एक तरीके से पूरा एक वो था। जौनपुर से जहाँ तक यहाँ पे कई ऐसे बड़े उद्योगपति, व्यापारी, ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जिनका आना जाना उनका लगा रहता था। यहीं में हम लोग यहाँ पे एक दिन यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जाने के बाद मुख्तार अंसारी से हम लोगों ने बाइट लिया था। उस समय लेने के बाद गए तो लखनऊ मान चलो उन पर गोलियाँ चल गई। उस समय हमको याद है कि मुख्तार अंसारी खुद अपनी बंदूक लटकाए हुए थे, और वही फुटेज जो है हम लोगों ने जब दिया तो वो चैनल पर चल रहा था, उन्होंने यहाँ बाइट दिया। तो राजनीति का और अपराधियों से, जो गैंग से पुराना वो रहा है, उसकी वजह कि संरक्षण मिल जाता था। आज जो जिस कंडीशन में जो हो रहा है, ठीक है, एक जुडिशरी जांच बैठी है, और हाँ, हम लोग तो ये कहते हैं कि न्याय पर सबको भरोसा है, न्यायपालिका पर। क्या घटनाक्रम हुआ क्या नहीं है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जौनपुर से उनका गहरा रिश्ता था। जौनपुर से गहरा रिश्ता था। जिस तरह से अगर देखा जाए तो मुन्ना बजरंगी का साम्राज्य जो है, उनके जाने के बाद क्या लगता है, कौन संभालेगा, कौन, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए जहाँ तक नजर आ रहा है, बिल्कुल देखिए, आप देखिए प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब से अपराधियों पर कार्रवाई लगातार हो रही। अगर हम पिछले रमज़ान की बात करें तो अतीक अहमद और अशफाक की भी हत्या जो है इसी रमज़ान में हुई थी। यहाँ पे जो डेथ हुई है मुख्तार अंसारी की, तो वो भी जो पता चल रहा है कि हार्ट अटैक बता रहे हैं, और उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं वो ज़िमा ज़हर दे। फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है, तो अब्बास अंसारी क्योंकि विधायक हैं, और उनके ऊपर भी तकरीबन एक आप देखिए जो शूटिंग रेंज में वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपका परिवार में, आप देखिए उनका परिवार, मुख्तार अंसारी का परिवार बड़ा परिवार है, और ऐसा नहीं उसने, उनके परिवार ने देश के लिए भी किया है। लेकिन जब आप जराइम की दुनिया में कदम रखेंगे, तो आपका जितना अच्छा काम है, आपका परिवार है, तो एक एक करके किन परिस्थितियों में अपराध की दुनिया में ये विषय नहीं, विषय ये है कि जब आप कहीं भी रहेंगे तो समाज को आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि सभी लोग जानते हैं कि उस दौर में जब वो कोयले की वहाँ पे आप समझिए कि ठीके होते थे बड़े बड़े चंदासी में, तो उस दौर में ब्रिजेश सिंह गैंग और ये दोनों गैंग चलते थे, तमाम चीज़। हर समय है, समय का चक्र घूमता रहता है। तो आज हम लोगों ने वो दिन भी देखा है कि जब जेल के अंदर बहुत ठाट बाट से मुख्तार अंसारी रहते थे, कोई ने आने, आज ये दौर आ गया कि उनसे मुलाकात, उनके परिवार वाले बीमारी की हालत में नहीं मिल पा रहे। तो समय का चक्र घूमता रहता है। हाँ, ये है कि योगी आदित्यनाथ, वो गाजीपुर कोर्ट में पेशी के लिए फिजिकली भी आना चाहते थे, उन्होंने आवेदन भी किया था, लेकिन आए नहीं। जो मुख्तार अंसारी यहाँ से गिरफ्तार होकर जाते हैं जेल, उसके बाद फिर वो जिंदा यहाँ वापस नहीं आ पाते। देखिए यही वजह है कि जब वो पंजाब के रोपड़ जेल में बंद थे, तो वो नहीं आना चाहते थे यहाँ। उनके परिजन यही कहते थे क्योंकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और आप जानते हैं कि योगी जी से उनकी अदावत क्या थी। जब वो हिंदू युवा वाहिनी के बनाया था योगी आदित्यनाथ, तो मऊ दंगे के बाद आजमगढ़ में तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इसके अंदर किस कंडीशन में, तो बहरहाल वो जांच का विषय था, क्या हुआ क्या नहीं, उस पर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन सभी लोग जानते थे, आज योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जब कुर्सी पर संभाला तो एक सीधे कहा था कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दें या अपराध करना छोड़ दें, नहीं तो हमारी पुलिस, हमारी इच्छा शक्ति, हम अपने तरीके से काम देंगे। उन्होंने ये एक करके दिखाया भी। तो जहाँ तक उनके साम्राज्य की बात है, तो ये सब उनके परिवार बहुत बड़ा है। अफजाल अंसारी को टिकट जो है तो समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से, जहाँ तक ये अभी चुनाव है लोकसभा, तो इसमें ये मुद्दा बनेगा। भाजपा वाले इस चीज़ को प्रचार करेंगे, उनको कुछ फ़ायदा भी इसका मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें जो सिंपैथी है, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, तो उससे जो माइनॉरिटी के समाज, उसके अंदर एक वो भी है, भय भी है, डर भी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तमाम चर्चाएं इस पर हो रही हैं। तो अच्छा, आप देखिए कि राजनीति होने भी लगी है। आप देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट कैसा, कांग्रेस का ट्वीट आया है, तेजस्वी का आया, मायावती का आया, तमाम लोगों ने उच्च स्तरीय जाँच के आदेश कहा कि होने चाहिए। और अभी तो जो लीगल प्रोसीडिंग है कि सीजीएम ने वहाँ पे दिया है और न्यायिक जांच के आदेश दिए है, और डीएम ने भी जो है अपनी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। तो जांच होगी तमाम। अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि चुनाव है। चुनाव में विपक्ष भी इसका मुद्दा बनाएगा और सत्ता पक्ष भी इसका मुद्दा बनाएगा। दोनों लोग जाएंगे, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण इसी पे होगा। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते थे कि नहीं हम तो अपराधियों को, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बताएंगे, देखिए तमाम चीज़ें ऐसी हुई, मेरा कोई दोष नहीं है, ऐसा तमाम चीज़। लेकिन जनता है, जनता के सामने पेश करेंगे।
जहाँ तक वो रही बात है कि उनके जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं अब्बास अंसारी ही मेन इनकी विरासत को आगे संभालेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी 11 मुकदमे हैं। फ़िलहाल वो अभी जेल में बंद हैं और भी उनके जो परिवार के लोग, तो एज फैक्टर होता है। हाँ की सरपरस्ती अफजाल अंसारी की ही रहेगी, लेकिन बड़ी विरासत है उसको। आप देखिए कि बिहार में शहाबुद्दीन कोरोना में डेथ जेल में, मुख्तार अंसारी डेथ जेल में, तो एक एक करके जो हो रहा है, अब जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई जेल में, तो विपक्ष इसका मुद्दा बना रहा है कि जेल के अंदर ही ऐसी घटनाएं क्यों रही, क्योंकि कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है या सज़ा याफ्ता कैदी, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अतीक की घटना हो चाहे अशफाक की हो, तमाम तो विपक्ष मुद्दा बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इसी को कहते हैं कि भाई क्या कहा जा सकता है, भाई दुनिया में जो आया उसको एक दिन जाना है, और जराइम की दुनिया का एक ही है। यहाँ इन लोग अंदर तो आ जाते, बाहर नहीं निकल पाते हैं, चाहे कितनी कोशिश कर लें। आखिर में जराइम की दुनिया में घुसने के बाद ये बहुत बड़ा दलदल है। इसीलिए जो आने वाले यूथ है उनसे कहते हैं कि आप सब कुछ करिए, लेकिन जुर्म से बहुत बचिए, आप अपराध मत करिए, ना तो किसी गैंग में शामिल हुई, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी, जिन्होंने पूरी बेबाकी से बताया कि आखिर मुख्तार अंसारी की जो हनक थी, मुख्तार अंसारी का जो दबदबा था और मुख्तार अंसारी का क्या कुछ रिश्ता जौनपुर से था। और चूँकि अब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, तो जिसके बाद जो है सियासत निश्चित तौर पर गर्म हो गई है। सत्ता पक्ष भी इसका जो है फ़ायदा लेना चाहेगा और कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है इसको मुद्दा बनाएगा।